नमस्कार, मैं हूं सुजाता और बहुत स्वागत है आपका TCH पर मेरे इस शो फेमिनिज्म वाला F के पहले एपिसोड में। मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल। तो देखा आपने भी भाजपा की केंद्रीय मंत्री और सांसद मीनाक्षी लेखी को सवालों से भागते हुए। जब एक साहसी महिला पत्रकार ने उनसे महिला पहलवानों पर कुछ बोलने के लिए कहा तो वे ऐसा दौड़ी कि अपनी कार के भीतर बैठकर ही रुकी। मीनाक्षी लेखी जवाब दें न दें, लेकिन उस महिला पत्रकार का सवाल मेरे जहन में अटक गया। महिला सांसद होकर आप उन महिला पहलवानों के लिए कुछ नहीं बोलेंगी जो अपने साथ हुए यौन शोषण के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं? इस सवाल में दो गहरी बातें हैं। पहली बात, लड़कियों को लड़कों से कमतर इसलिए समझा गया कि शारीरिक बल में वे मर्दों से कम हैं। अक्सर उनसे घर की देहरी के बाहर निकलने के मौके ये कहकर छीन लिए गए कि वे अपनी रक्षा नहीं कर सकती। मनुस्मृति तो कहती ही है कि स्त्री रक्षणीय है, उसकी हमेशा रक्षा की जानी चाहिए। बचपन में वह पिता के शासन में रहे, बड़ी होकर पति के और फिर वृद्धावस्था में बेटे के। यौन शोषण, छेड़खानी और बलात्कार की खबरें सुनकर बहुत से लोग भी बार बार कहते हैं कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, कराटे सिखाओ वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम लोग जो औरतों को घरेलू बनने के लिए ये तर्क देते हैं कि वे शारीरिक दृष्टि से कमजोर हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि महिला पहलवानों के साथ जो हुआ उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। वे तो शारीरिक दृष्टि से कमजोर नहीं थी। आम समझदारी तो यही है कि औरत अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि रक्षा की जरूरत उन्हें किससे है और क्यों है। मीनाक्षी लेखी को छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि हर तरह से फिजिकली फिट और मजबूत इन महिला पहलवानों की आंख में आंसू कैसे आए? किसने इन्हें कमजोर किया? हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं जहां सिर्फ मर्द होना भी एक पोजीशन होना है। उस पर से अगर उसके पास किसी और तरह की पोजीशन हो, पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो उसकी स्थिति और भी ताकतवर हो जाती है। ताकत के इस असमान बंटवारे में पहले से ही साधारण लड़कियों के पास बाहर निकलकर आने के मौके बहुत कम है। सामान्य रूप से भी इस सोशल सिस्टम में औरतों के पास अवसर और साधनों की कमी है। घर से बाहर निकलकर करियर बनाना, अपने मन का काम करना आज भी कोई आसान बात नहीं है औरतों के लिए। ऐसे में उनके सामने वो व्यक्ति खड़ा था जो 6 बार विधायक रह चुका है, एक मर्डर का गुनाह ऑन कैमरा को बोल चुका है, सत्ताधारी पार्टी से तो जुड़ा ही है। इस पावर इक्वेशन को समझिए, पितृसत्तात्मक ताकत और राजनीतिक शक्ति के इस मेल को समझिए और याद रखिए ये थंब रूल, जिसके पास ताकत है सबसे पहला सवाल उसी से किया जाना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है? हम लड़कियों का दोष बताते हैं। घर से बाहर निकलने के लिए, सपने देखने के लिए, सपने पूरा करने की हिम्मत करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए, घर, परिवार, समाज और तरह तरह की सत्ताओं से संघर्ष करते रहने के लिए और फिर अंततः आगे बढ़ जाने के लिए भी उन्हें ही कोसते नजर आते हैं। अगर वे आपके बनाए इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम दिखा दें, कोई समस्या सामने लाकर रख दें, उन्हें 12वीं के नतीजे में बाजी तो मारनी चाहिए, लेकिन उसके बाद चुपचाप जाकर घर बार संभाल लेना चाहिए। जबान खोलो, प्रॉब्लम बताओ तो खुद आप प्रॉब्लम बना दिए जाते हो। पहलवान लड़कियों को शरीर ने कमजोर नहीं किया। किसी भी लड़की को उसकी देह कमजोर नहीं करती। उन्हें कमजोर करता है हमारा पेट्रियार्कल सिस्टम। उन्हें कमजोर करता है समाज, जो लड़कियों को 1000 हिदायतें देता है और बार बार सिखाता है कि मर्द बुरे होते हैं, उनसे बचना। लेकिन जब वो अपनी शिकायत लेकर सामने आती हैं तो उन पर कोई यकीन नहीं करता। वे भी जानती हैं कि जब वे किसी ताकतवर मर्द की करतूत खोलेंगी तो उन पर यकीन नहीं किया जाएगा। मर्दों के पास ये ताकत सिर्फ राजनीति से नहीं आती। पिता होना एक पावरफुल पोजीशन है, बॉस होना, थानेदार होना, सांसद या मंत्री होना भी। ऐसी कोई भी स्थिति जहां महिला नाबालिग है, सबऑर्डिनेट है, पेशेंट है, याचक है, कर्मचारी है, दलित या वंचित है, गरीब है और उसे चुप कराया, डराया, धमकाया जा सकता है, वो मर्दों को पावरफुल बनाती है, क्योंकि सिस्टम मर्दवादी है। महिलाएं देह से कमजोर नहीं हैं। कमजोर हैं वो इसलिए क्योंकि हमारे पास उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, न भाषिक,
न नैतिक, न आर्थिक, न पॉलिटिकल। हमारी भाषा में स्त्रियों को कमजोर करने और साबित करने वाली गालियां हैं, मुहावरे हैं, व्याकरण है। हमारे निशाने पर हमेशा औरतें हैं। आगे बढ़ती हुई औरत को देखकर अक्सर लोग बात बनाते हैं ना कि इसने जरूर अपने बॉस को कुछ सेक्सुअल फेवर्स दिए होंगे। लेकिन किसी मर्द की ओर उंगली उठाकर कोई क्यों नहीं कहता कि यही वो बॉस है जो किसी महिला से सेक्सुअल फेवर्स लिए बिना उसे आगे बढ़ने नहीं देता। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऐसा वाक्य है ये जिसमें से कर्ता गायब है। कौन करता है वायलेंस? क्या वायलेंस अपने आप होती है? जैसे अपने आप बारिश होती है, सूरज उगता है, नदियां बहती हैं। हमारी सारी मॉरल पुलिसिंग औरतों पर है। उनका पल्लू नहीं सरकना चाहिए। हमें शादी की चिंता है, उनके रोजगार की नहीं। हमें कन्यादान करना है, उन्हें पैरों पर खड़ा नहीं करना है, वरना शादियां टूट जाएंगी, समाज टूट जाएगा। हम औरतों को संसद में 33% आरक्षण नहीं दे सकते क्योंकि इससे मर्दों का हक छिन जाएगा। हमारी भाषा, सोच, काम सब तो औरतों के खिलाफ हैं और हम एक पितृसत्तात्मक स्ट्रक्चर में कैद हैं। यही है जो औरतों को कमजोर करता है, करता रहेगा। सिखा लीजिए कराटे, कुंफू, मार्शल आर्ट। जिस दिन उनके सामने ब्रजभूषण जैसा कोई खड़ा होगा, वो दुनिया की सबसे कमजोर शय बना दी जाएंगी। धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, अंततः FIR हुई, महिला पहलवानों को घसीटा गया, थाने ले जाया गया, सड़क पर सोने के लिए मजबूर किया गया, बत्ती काट दी गई, क्या क्या नहीं हुआ। सारी दुनिया में हल्ला मच गया, लेकिन आरोपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आज तक निरापद है, आजाद है। समझ रहे हैं सांसद का खौफ और उस सिस्टम की असलियत जो इस सांसद को सपोर्ट करता है लेकिन पहलवान लड़कियों को नहीं। बिल्किस बानो के बलात्कारी आराम से रिहा हो जाते हैं, उन्हें फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। इधर यौन शोषण के आरोपी के साथ सत्ता खड़ी रहती है और आप लड़कियों से कहते हैं तब क्यों नहीं बोली थी, अब क्यों बोल रही हैं। सेल्फ डिफेंस सबको आना चाहिए, लेकिन जब अगली बार बेटियों को कराटे सीखने भेजें तो याद रखिएगा कि उनका सामना किसी ब्रजभूषण से भी हो सकता है। और कोई लड़की कितनी भी ताकतवर हो, ब्रजभूषणों से अकेले नहीं लड़ सकती। इसलिए फेमिनिज्म स्ट्रक्चर बदलने की बात करता है। ये पुरुषों के खिलाफ जंग नहीं है, सिस्टम के खिलाफ इंसाफ की, बराबरी की, न्याय की जंग है। निर्भया की मां का संघर्ष किसी एक मर्द के खिलाफ नहीं था, वो इस सिस्टम में बेटी को न्याय दिलवा पाने का संघर्ष था। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो बावजूद पुरुष होने के पिता खुद इस पेट्रियार्कल सिस्टम के विरुद्ध खड़ा होगा। इसलिए समझिए इस बात को कि फेमिनिज्म का टारगेट कोई एक व्यक्ति, कोई एक पुरुष नहीं है, उसका सीधा टकराव है स्ट्रक्चर से। दूसरी गहरी बात बताने से पहले एक और जरूरी चीज, इस बार UPSC टॉप करने वाली लड़कियों के पोस्टर साझा करके कुछ लोगों ने लिखा कि जो लड़कियों के जन्म पर मुंह लटका लेते हैं उन्हें ये देखना चाहिए। यानी जब तक कुछ कमाल नहीं करेगी आप लड़की को मनुष्य होने का सम्मान नहीं दोगे। अपने मानवीय अधिकारों के लिए पहले उसे झांसी की रानी होना होगा, या टॉप करना पड़ेगा, या मेडल लाने पड़ेंगे। ऐसी बातें पढ़कर लगता है कि एक सामान्य लड़की को गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक नहीं है। मेडल लाने पर इन महिला पहलवानों को भारतीय नारी कहकर खूब जय जयकार हुई। जीवन भर चुप रहती तो शायद ये जय जयकार चलती रहती। याद होगा आपको UPSC टॉप करने वाली टीना डाबी भी खूब ऐसे ही तारीफ हुई उनकी, और जिस दिन उनके तलाक और दोबारा शादी की खबर आई फिर बातें बनना शुरू हो गईं। इतना ही सपोर्ट है लड़कियों को चुप रहने और सहने तक का। जो सफल हैं उन लड़कियों के लिए भी समाज ने क्या किया। वह पहले समाज के बोए हुए कांटों को पार करें, समाज की लानतें सहें, जल्दी शादी, बलात्कार, एसिड अटैक, दहेज हत्या, सपनों की हत्या से अगर बच जाएं और कुछ बन जाएं तो आप ताली बजाने आ जाओ। दूसरी बात, मैं अक्सर सोचती हूँ मीनाक्षी लेखी हो या महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय की मुखिया स्मृति ईरानी हो, इन्हें अपना महिला होना तो याद रहता है, अपनी बेटी का भी, लेकिन देश की बाकी स्त्रियों का क्यों नहीं? क्या है जो इन्हें किसी बलात्कारी यौन अपराधी के विरोध में बोलने से, महिलाओं के मुद्दों पर बोलने से रोकता है? हम राजनीति में प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। हमें लगता है दलित या महिला प्रतिनिधि सरकार में आएंगे तो दलित और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी करेंगे, उनका कुछ भला करेंगे। महिलाएं जहां जाती हैं कुछ ना कुछ तो बदलता ही है, ये सच है। संसद हो या जंगल, पहले थानों में महिला टॉयलेट नहीं होते थे क्योंकि ये कल्पना ही नहीं की गई थी कि महिलाएं थानों में होंगी, दिन भर ड्यूटी करेंगी और रात को पेट्रोलिंग भी। लेकिन बड़ी तस्वीर नहीं बदलती, इसलिए नहीं बदल पाती क्योंकि दो बातें। एक, औरत होना अपने आप में पूरी सच्चाई नहीं है।
जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, वर्ग जैसे और भी सच हैं जिनसे मिलकर औरत की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान पूरी होती है और जेंडर बराबरी से ज्यादा इन्हें पॉलिटिसाइज किया जाता है। दूसरा, महिलाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ बायोलॉजिकली फीमेल होना काफी नहीं है। असल बात है वैचारिकता, आइडियोलॉजी। अगर महिलाओं के पास महिला मुद्दों की समझ ही नहीं है, कोई फेमिनिस्ट लक्ष्य नहीं है, उन लक्ष्यों की ओर बढ़ने की ईमानदारी नहीं है, तब ऐसी महिलाओं के समूह को राजनीतिक पावर का कुछ शेयर जरूर मिल सकता है। समाज, देश, सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। संसद में 50% महिलाएं बैठी हों, ये कल्पना करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। कितना कुछ बदल जाएगा ना। ताकत की परिभाषा, भाषा का स्वरूप, तौर तरीके, बहुत कुछ। लेकिन इस कल्पना के महल पर एक वज्रपात होता है, ये सोचते ही कि अगर ये 50% महिलाएं स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, निर्मला सीतारमण जैसी हों, तब जो बलात्कारों पर, महिला पहलवानों पर होंठ सिल लेती हों या गहरी नींद सो जाती हों, तब इसलिए जरूरी है कि राजनीति में आने वाली महिलाएं वैचारिक रूप से मजबूत हों, प्रगतिशील हों, उनके पास अपनी स्वतंत्र सोच और एक विजन हो। पितृसत्तात्मक, ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी, फासिस्ट ताकतों का साथ देने वाली महिलाएं महिलाओं की प्रतिनिधि कभी नहीं हो सकती। हाँ, उन्हें सामने करके पार्टियां अपनी छवि को लिबरल जरूर बनाती हैं कि वे कितनी महिलाओं को जगह देती हैं, लेकिन असल में वे पार्टी की धूर्त वैचारिकता के आगे अपने स्वार्थ से मजबूर हैं। इसलिए वैचारिक समझदारी होना बहुत जरूरी है। फेमिनिज्म वाला एफ के हर एपिसोड के आखिर में मैं आपको एक किताब के बारे में बताऊंगी और एक फेमिनिस्ट चुटकुला सुनाऊंगी। तो आज की किताब क्यों ना मेरी किताब से शुरुआत कीजिए, क्या बुरा है। स्त्री निर्मिति और दुनिया में औरत, ये 2 किताबें हैं जो ऐसे ही लोगों के लिए लिखी गई जो स्त्रीवाद की समझ अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं। औरतों पर बहुत सारे मर्दवादी चुटकुले बनाए जाते हैं, शेयर होते हैं। कई बार तो औरतें उन पर हंस रही होती हैं, अजीब लगता है। मैं आपको हर बार सुनाऊंगी एक फेमिनिस्ट चुटकुला अपने हर एपिसोड के अंत में। तो फेमिनिस्ट अलजेब्रा में फेल क्यों हुई? क्योंकि वो इनइक्वालिटीज को सॉल्व नहीं कर पाई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ TCH पर फेमिनिज्म वाला एफ हर सोमवार।